स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है? सबसे पहले हम समास का अर्थ जानेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी छोटा करना। यानी जब हम दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को ही समास कहते हैं। यानी जब कोई नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। यानी नया शब्द बनकर छोटा हो जाता है, जैसे कि राजा का पुत्र। अगर हमें इस शब्द को छोटा करना है तो हो जाएगा राजपुत्र। तो इस तरीके से हम इसको समास में बदल देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समास, यानी शब्दों का छोटा रूप समास कहलाता है। आगे हम समास की परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द जो बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद यानी जिस तरह से इस मेल की प्रक्रिया को, यानी ये पूरी जो प्रक्रिया है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। समास होने पर बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं, जैसे कि और, तथा, ठीक है, इन शब्दों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप यानी वो हट जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गंगा का जल, तो ये आपका 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को जब हम मिलाकर लिखेंगे, इनके मेल से नया शब्द क्या बनेगा? गंगा जल। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं ये जो का है, का विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, का विभक्ति को हमने लोप यानी उसको हटा दिया है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था राजा का पुत्र, उसी तरीके से राजपुत्र उसका समास बन जाएगा। यानी राजपुत्र और गंगा जल ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समस्त पद। इसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये समास बनता है। और एक चीज़ और इसमें देखिए, जैसे ये गंगा जल है, इसका जो पहला पद है इसे हम कहेंगे पूर्व पद, और ये दूसरा पद है जैसे जल, तो ये कहलाएगा उत्तर पद। तो इनमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पद पूर्व पद है और कौन सा उत्तर पद है। आगे हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधार समास, बहुब्रीहि समास। तो आज हम 2 समास के बारे में पढ़ेंगे, अविभाव समास और द्वंद्व समास। अविभाव समास की परिभाषा। इस समास में पहला यानी कि जो पूर्व पद होता है वो अवयव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो समास होते हैं उसमें जो पहला वाला शब्द होता है वो क्या होता है? वो अवयव होता है। अब आप पूछोगे कि अवयव क्या होते हैं? आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अवयव के बारे में। अवयव वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और काल के अनुसार या लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, जो एक समान रहते हैं, चाहे उनका कोई भी लिंग हो, चाहे उनका कोई भी वचन हो, चाहे वो किसी भी काल में यूज़ किए जाएं, वो नहीं बदलते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, तो ये जो शब्द हैं ये नहीं बदलते हैं। प्रतिदिन, रातों रात, रोज रोज, ये शब्द जो हैं ये नहीं बदलते हैं, ये सेम रहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो अविभाव समास में पहला वाला जो शब्द होता है हमेशा उसमें अवयव होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, मेन होता है।
और अवयव के संयोग से जो पूरा समस्त पद बनता है वो भी अवयव ही बन जाता है। आइए हम अव्ययभावी समास के कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं अव्ययभाव समास के उदाहरण। जैसे यहाँ पे ये समस्त पद हैं, यहाँ पे ये पूरे समास हैं, ये सभी समास बनाए हुए हैं और ये इनका विग्रह हुआ हुआ है इधर। जैसे कि यथा रूप, तो यथा रूप शब्द का विग्रह होगा रूप के अनुसार। तो जैसे रूप के अनुसार हमें इसका बनाना है, समास बनाना है, तो हम बनाएंगे यथा रूप। तो पहला वाला जो देखेंगे आप शब्द है इसमें यथा, वो आपका अवयव है। तो दूसरे वाले में यथा योग्य, तो उसमें भी पहला शब्द अवयव है। तो तीनों में देखिए पहला शब्द क्या है, अवयव है। अब आप इसको देखेंगे भरपूर, तो इसका जो है इसका मतलब होता है पूरा भरा हुआ, यानी इसका अगर हम विग्रह करेंगे, इसको अलग करके लिखेंगे तो हो जाएगा पूरा भरा हुआ। तो ये पूरा भरा हुआ, तो इसका समास बनाएंगे तो ये हो जाएगा भरपूर। तो इसको छोटा हो गया ना, ये इतना बड़ा शब्द जो है इसको हमने छोटा कर दिया, भरपूर यानी पूरा भरा हुआ। ओके, तो भर शब्द जो है ये आपका अवयव है। अब है रातों रात, रातों रात यानी रात ही रात में। ओके, तो ये भी आपका रातों रात, ये आपके क्या है, अवयव है। अनुदिन, इसमें भी अनु जो है ये आपका अवयव है। अब निरंतर, तो ये भी इसमें निर जो है ये आपका क्या है, ये अवयव है। आमरण और आजन्म, इन दोनों में आ जो है आपका अवयव है। ओके, तो ये आपके हो गए अव्ययभाव समास के उदाहरण। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि पहला जो पद है यानी कि जो पूर्व पद है वो अवयव होता है। आगे है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास, इसकी परिभाषा यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला और दूसरा, यानी उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये पूरा तीन शब्द हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये पाप पुण्य, सीता और राम, ऊंच नीच, अन्न और जल, खरा और खोटा, राधा और कृष्ण। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द हैं, इनके हमें समास बनाने हैं। तो इनका समास कैसे बनेगा, इन सभी में जो और लगा है वो हम हटा देंगे। ठीक है, द्वंद्व समास जो है बहुत सरल है। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें और अगर ये या लगा होता है तो उसे हटाकर इसके बीच में हम ये योजक चिन्ह लगा देते हैं। योजक चिन्ह कैसा होता है, ये वाला योजक चिन्ह होता है, ये जो बीच में लगता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। ओके, जैसे पाप पुण्य, सीता राम, ऊंच नीच, अन्न जल, खरा खोटा, राधा कृष्ण, रात दिन, अमीर गरीब, दाल रोटी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं द्वंद्व समास के। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास है, यानी कि ये यहाँ पे समास बने हुए हैं। ये पूरा क्या है, समस्त पद है, यानी जो हम समास बनाते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। यानी अगर हमें समास को अलग करके लिखना है, जैसे यहाँ पे पाप पुण्य है, अगर आपसे पूछा जाए आप इनको अलग करिए, इनका विग्रह करिए, तो आप कैसे विग्रह करेंगे, आप इनके बीच में और लगा देंगे, पाप और पुण्य। ठीक है, जैसे माता और पिता, तो इसका समास बनेगा माता पिता। तो ये बहुत ही सरल है। आई होप सभी बच्चों को ये दोनों समास अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।